हिंदी में स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू स्पाइन। इट इज अ पोस्चर डिफॉर्मिटी। ये पोस्चर डिफॉर्मिटी है, स्पाइन से रिलेटेड है, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। रीढ़ की हड्डी में या आपकी जो स्पाइन है उसमें एक होता है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, हड्डी के जो पार्ट्स है उनसे ही वर्टिबल कॉलम कहा गया है। उसका बीच का जो हिस्सा है वो होलो है। स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व जाती है ब्रेन से अटैच होकर, इसके बीचों बीच, इस होलो पार्ट के बीचों बीच से एक नर्व निकलती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से रिलेट करती है। जो हमारी बॉडी में जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ आगे से आ जाना, एकदम आप हट जाते हो, गर्म चीज के हाथ लगा के तभी आप हट जाते हो, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से इसका रिस्पॉन्स आता है। और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है जो थिंकिंग पर, रीजनिंग पर, इन पर बेस्ड है, उनका रिस्पॉन्स ब्रेन से आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमारी वर्टिबल कॉलम के बीचों बीच जाती है। और एक वर्ड है लूमर रीजन, जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर के पार्ट को थोरियोइक रीजन, मतलब चेस्ट वाले रीजन को थोरियोइक रीजन बोला जाता है। उससे थोड़ा नीचे के पार्ट को लूमर रीजन बोला जाता है। मतलब जो स्पाइन है उसके नीचे वाले हिस्से को लूमर रीजन बोला जाता है। अब मुझे लगता है कि आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले स्पाइनल कर्वेचर क्या है, पोस्चर डिफॉर्मिटी है बेटा, जो स्पाइन से रिलेटेड है। अब इसकी डिफाइन देखिए। सबसे पहले तो एक सिंपल डिफाइन इसकी करिए, एन एब्नॉर्मल कर्वेचर ऑफ वर्टिबल कॉलम। जो आपका वर्टिबल कॉलम है, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें एब्नॉर्मल कर्वेचर आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा, ठीक है। उस झुकाव को ही क्या कहा जाता है, स्पाइनल कर्वेचर कहा जाता है। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी का अबनॉर्मल कर्व क्या कहलाता है, स्पाइनल कर्वेचर कहलाता है। एक नंबर में अगर स्पाइनल कर्वेचर आता है और आपने लिख दिया इट इज द अबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ वर्टिबल कॉलम, तो आपका कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं कर सकता। बट बेटा हमें थोड़ी सी और इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो एक बार इसकी डिफाइन देखते हैं। दिस डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पाइन। सभी को पता है स्पाइनल कर्वेचर स्पाइन से रिलेट करता है। द नॉर्मल लूमर स्पाइन। अब मैंने बता दिया लूमर स्पाइन कौन सी होती है भाई, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन। आई बात समझ में कि जो स्पाइन का बिल्कुल ऊपर वाला, गर्दन के आसपास वाला हिस्सा नहीं, उससे नीचे वाला हिस्सा। लूमर स्पाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब सामान्य, ठीक है। एंटीरियर, एक वर्ड होता है एंटीरियर और एक वर्ड होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर किसी चीज का आगे का भाग होता है और पोस्टीरियर किसी चीज का पीछे का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सरे हो रहा है आपकी बॉडी का, आगे से फ्रंट से एक्सरे हो रहा है तो ये एंटीरियर पार्ट है। अगर आपके बैक से एक्सरे हो रहा है, बैक का एक्सरे हो रहा है तो वो एंटीरियर पार्ट है, मतलब जो भाग आगे है वो एंटीरियर पार्ट है। अब यहाँ पर कहता है कि जो नॉर्मल लूमर है, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी के जो नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में जो उसका आगे का भाग है हाइपर एक्सटेंशन का, उसमें मतलब हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन तो होता है बेटा किसी चीज का बढ़ना, फैलाव होना। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है कि जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाए, उससे ज्यादा फैलाव हो जाए, तो हाइपर एक्सटेंशन कर्व बनता है। उसके बाद देखिए व्हेन व्यूड लेटरली, जब बिल्कुल सामने से या साइड मिड लाइन से देखा जाए, ठीक है, किसी चीज को एक मतलब साइड से टुवर्ड्स द साइड, जब किसी की चीज की वस्तु की तरफ आप देखते हो तो आप देखते हो कि जो लूमर रीजन है रीढ़ की हड्डी का, लूमर रीजन मतलब नीचे वाला भाग, ऊपर से थोड़ा नीचे वाला भाग, उसमें क्या हो गया है, उसमें हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है ना, हाइपर एक्सटेंशन कर्व बन गया है, ठीक है। आगे वाले जब आप देखते हो उसको तो हाइपर एक्सटेंशन कर्व है, उसी को क्या कहा जाता है, स्पाइनल कर्वेचर कहा जाता है। एक बार फिर से कहते हैं, दिस डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पाइन। स्पाइनल कर्वेचर आपकी स्पाइन से रिलेटेड है। इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो कहोगे कि एन एबनॉर्मल कर्व इन योर वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में एबनॉर्मल कर्व है, उसी को स्पाइनल कर्वेचर बोला गया है। बट अगर इसकी डीप आप डिफाइन करना चाहते हो तो फिर से देखिए, द नॉर्मल लूमर स्पाइन, मतलब लूमर स्पाइन का मतलब क्या है बेटा, स्पाइन का नीचे वाला हिस्सा इज कैरेक्टराइज्ड
कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडर्न एंटीरियर हाइपर एक्सटेंशन। मतलब अगर हम उसको पीछे से देखते हैं सामने की तरफ से, मतलब आप स्पाइन का तो बैक में होती है, तो बैक वाला हिस्सा ही सामने वाला हिस्सा हुआ ना बेटा, तो उसमें क्या है एक हाइपर एक्सटेंशन कर्व, मतलब जितना कर्व बनना चाहिए तो उससे ज्यादा बड़ा कर्व बना है। व्हेन व्यूड लेटरली, जब उसको देखा जाता है, देयर इज अ नो स्टैंडर्ड ऑफ डिग्री ऑफ द एंटीरियर कन्वेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल लूमर कर्व। मतलब ये कर्व कितना है, जो हाइपर एक्सटेंशन कर्व आ गया, जो कर्व ज्यादा है, कितना ज्यादा है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई इतना ज्यादा होगा तो ये बोला जाएगा, इतना ज्यादा होगा तो ये बोला जाएगा। तो ब्रॉडली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो एक कर्व है, हाइपर एक्सटेंशन है, किस डायरेक्शन में होगा उसकी वजह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया? वन इज काइफोसिस, सेकंड इज लॉर्डोसिस और थर्ड इज स्कोलोसिस। इनके हिंदी में भी नाम सुन लीजिए बेटा, मैं भी आप बेटर तरीके से समझ पाए। काइफोसिस को कहते हैं पीछे का कुबड़, पीछे का कुबड़। लॉर्डोसिस को कहते हैं बेटा आगे का कुबड़, आगे का। और स्कोलियोसिस को कहते हैं दाएं या बाएं का कुबड़। एक एक करके बेटा हम तीनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम काइफोसिस को स्टडी करेंगे। काइफोसिस को कहते हैं पीछे का कुबड़। इट इंप्लाइज एन इंक्रीज ऑफ बैकवर्ड कर्व, मतलब बैकवर्ड कर्व का इंक्रीज होता है ना। बैकवर्ड कर्व को क्या भी कहा गया है? पोस्टीरियर कर्व भी कहा गया है। ठीक है ना, मैंने बताया कि किसी भी वस्तु के आगे वाले भाग को एंटीरियर कहेंगे और उसके पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर कहेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आप क्या याद रख सकते हो कि इंक्रीज ऑफ बैकवर्ड कर्व, मतलब बैक में जो कर्व है वो बढ़ जाता है और उसका उल्टा होता है। फिर क्या होता है? डिक्रीज ऑफ फॉरवर्ड कर्व, मतलब बैक का कर्व तो बढ़ जाएगा और जो फॉरवर्ड कर्व होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? काइफोसिस कहा जाता है पीछे का कुबड़। आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ उभार हो जाएगा और आगे का जो उभार था वो कम हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है बेटा? आपका काइफोसिस कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, इंक्रीज इन द बैकवर्ड कर्व एंड डिक्रीज इन द फॉरवर्ड कर्व इज नोन एज काइफोसिस। अब काइफोसिस हमने देख लिया। काइफोसिस जो कर्व है इसको राउंड अपर बैक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी है। इसको अगर राउंड अपर बैक भी कहा जाए तो क्या समझ लेना, क्योंकि अपर बैक यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में एक गोल सा उभार आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसका नाम पड़ा है राउंड अपर बैक। डिप्रेशन ऑफ चेस्ट इज कॉमन इन काइफोसिस। जो चेस्ट है वो डिप्रेशन की शेप में आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है वहां का चेस्ट का, तो उसको क्या कहा गया बेटा? वो कहता है कि कॉमन है, इसलिए वो अगर आपको काइफोसिस है तो चेस्ट आगे की तरफ झुकाव हो जाएगा बॉडी का और चेस्ट क्या हो जाएगी? डिप्रेशन में आ जाएगी। उसके बाद क्या कॉजेज है? कॉजेज देखिए, मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण है बेटा, सभी प्रकार की डिफॉर्मिटीज का रीजन। इलनेस है, अगर आप बीमार हो बहुत लंबे समय से तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस है। उसके बाद रिकेट्स है, जो बेटा आपकी जो जितने भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है ये वीक मसल्स की वजह से होते हैं। वीक मसल का एक बहुत बड़ा कारण रिकेट्स है। वीक मसल्स उसमें से भी आपको बताया गया है। लोड्स ऑन शोल्डर्स, अगर कंधों पे आप हैवी वेट, स्पेशली कम एज में अगर कंधों पर भारी भार रखा जाता है तो काइफोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेटर ऑन अनसुटेबल फर्नीचर, कोई वीक मसल्स वाले जो बच्चे अगर वो अनसुटेबल फर्नीचर में बैठेंगे तो काइफोसिस का खतरा बढ़ जाएगा। शाइनेस के कारण स्पेशली इन गर्ल्स क्या है, बहुत ज्यादा झुककर चलती हैं और मतलब एक हैबिट बना लेती हैं, तो इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जरूरत से ज्यादा हैबिट हो, लीनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुककर काम करने की हैबिट हो, तो उससे भी काइफोसिस जनरेट होता है। सो दीज आर द रीजंस। एक बार देख लीजिए, पहले देखिए काइफोसिस पीछे का कुबड़ है, इसमें इंक्रीज इन द बैकवर्ड कर्व और यू कैन से डिक्रीज इन द फॉरवर्ड कर्व। इसमें आपकी पीठ पर एक अपर आप कह सकते हो गोला सा उभर कर आता है, राउंड अपर बैक कहा जाता है इसलिए इसको।
उसके बाद डिप्रेशन ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट क्या हो जाती है, डिप्रेशन की स्टेट में आ जाती है। मेल न्यूट्रिशन है इसका रीजन, इलनेस है बेटा, डिटेल्स है, वीक मसल है। अगर आप देखोगे सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के यही रीजन है। अब हम करेंगे बेटा इनके सिम्टम्स क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसी को काइफोसिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं। एक सेकेंड तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब कर रहे हैं बेटा हम सिम्टम्स ऑफ काइफोसिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है कि काइफोसिस है। नॉर्मली तो सिंपल जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है उनको व्यू करने से ही पता चल जाता है कि आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। फिर उसके बाद क्या कहता है, लेंथ ऑफ चेस्ट मसल्स बिकम शोर। इस केस में, काइफोसिस के केस में चेस्ट मसल की जो लेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ लीन हो जाती है, झुक जाती है। उसके बाद देखिए शोल्डर टिल्ट फॉरवर्ड, कंधे भी आपके आगे की तरफ झुक जाएंगे, मतलब जिसको भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी होगी उसके कंधे टिल्ट हो जाएंगे, आगे की तरफ मुड़ जाएंगे। नेक टिल्ट फॉरवर्ड, गर्दन बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी फॉरवर्ड। अपर बॉडी वेट लीन फॉरवर्ड, पूरी बॉडी का वेट अपर रीजन पर आ जाएगा, पूरी मतलब बॉडी का वेट क्या होगा, आगे की तरफ झुकाव हो जाएगा वेट का। अब देखते हैं बेटा फिर से देखो कि चेस्ट की जो मसल्स है वो स्मॉल हो जाएंगी, शोल्डर्स है वो आगे की तरफ झुक जाएंगे, नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, टेल फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकी हुई। उसके बाद है अपर बॉडी वेट लीन फॉरवर्ड, अपर बॉडी का जो वेट है वो भी उसका झुकाव भी आगे की तरफ होगा। ये तो सिम्टम्स हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो करेक्टिव मेजर्स है। तो बेटा बहुत ईजी है इसके करेक्टिव मेजर, केवल कुछ आसन के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको स्विमिंग में याद रखना है कि एक बैक स्ट्रोक टेक्निक होती है, बैक स्ट्रोक टेक्निक होती है, बैक स्ट्रोक टेक्निक आप स्विमिंग में यूज करोगे तो आपको क्या होगा, आपका जो थोरियोइड रीजन है बैक का, मतलब आप कह सकते हो कि ऊपर का चेस्ट का हिस्सा मजबूत, स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी, और ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं इसको क्योर करने में मदद मिलेगी। तो बैक स्ट्रोक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है स्विमिंग की। चक्रासन किया जा सकता है, भुजंगासन किया जा सकता है, धनुरासन किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और आसन भी किए जा सकते हैं, बट आपको बेटा 4 या 5 याद रखने हैं, क्योंकि मैंने बता दिया उससे ज्यादा याद करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर पेपर में क्वेश्चन ही आपको मेनली करेक्टिव मेजर्स में से देखने को मिलेगा। तो क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए चक्रासन, धनुरासन और आपका भुजंगासन किया जा सकता है। फिर रिवर्स बेंडिंग ऑन स्विस बॉल, एक स्विस बॉल होती है बेटा, उस पर रिवर्स बेंडिंग की जा सकती है। तो ये सारे करेक्टिव मेजर्स कहीं ना कहीं आपके काइफोसिस को क्योर करने में मदद करेंगे। और इनफैक्ट क्या है, काइफोसिस आसन क्या बेटा प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर होने से पहले जिसकी मसल्स वीक है, अगर वो आसन का यूज करे तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर बाद में प्रिवेंशन का मतलब है बचाव क्या होते हैं, कोई भी डिफॉर्मिटी होने से पहले किए जाते हैं, और मैनेजमेंट या करेक्टिव मेजर्स बाद में किए जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपसे प्रिवेंशन पूछे तो आप कहोगे कि आपको हैवी लोड नहीं उठाना चाहिए, आपको रिकेट्स या वीक मसल्स हो तो उससे मेलन्यूट्रिट नहीं होना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन पर जोर देना है। आप प्रिकॉशंस में तो सावधानियां बताओगे, और जब मतलब कोई भी आपको डिफॉर्मिटी हो जाती है उसके बाद उसका करेक्टिव मेजर पूछा जाता है या मैनेजमेंट पूछा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इसमें। आप देखो कि मैं एक इससे आपको डायग्राम से शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये काइफोसिस है इस पर्सन को। आप देखो जो इसकी स्पाइन है, ये देखो एक्सटीरियर कर्व है, एक्सटीरियर कर्व है मतलब बैकवर्ड तो उभार है, और इनवर्ड्स अंदर की तरफ ज्यादा बेंड है। ठीक है, इनवर्ड मतलब एक फॉरवर्ड तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कर्व। ये जो कर्व है फॉरवर्ड जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ गया, और एक्सटीरियर क्या हो गया बेटा, बाहर की तरफ जरूरत से ज्यादा उसका क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया। इसको क्या कहा जाता है, अपर राउंड अपर बैक भी इसका दूसरा नाम है, राउंड अपर बैक। ठीक है, काइफोसिस का दूसरा नाम क्या है बेटा, राउंड अपर बैक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को आप समझ सकते हो बेटा। ये जो बीच में हमारी
रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है, बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो ब्रेन से रिलेट करती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और साइड में जो ऐसे करके दिखाई जाती है ना, ये हमारी बोन्स है, ये हमारी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये होलो होती है बेटा, ये अंदर से खोखली होती है, इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि ये जो हमारी क्या है बेटा, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें बाहर की तरफ तो उभार ज्यादा है, बाहर मतलब एक्सटीरियर तरफ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन हो गया है, और इनवर्ड में क्या हो गया, ये जितना होना चाहिए था उससे डिक्रीज हो गया है। सो इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी नोन एज काइफोसिस, काइफोसिस के नाम से जानी जाती है। और करेक्टिव मेजर्स जरूर याद रखने हैं, बैक स्ट्रोक स्विमिंग, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन और रिवर्स बेंडिंग ऑन स्विस बोर्ड। थैंक यू।